Hello students, in this video today we are going to discuss about the JEE mains question related to the chapter called as semiconductors. तो इस semiconductors situation में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन डायोड जीनर डायोड एंड ऑल, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे एंड हम लोग इसके बाद लॉजिक सर्किट्स पे जाने वाले. सो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो. So we'll start with the first question. Now first question में देखिए क्या दिया है. For the circuit shown below, calculate the value of IZ. Okay. So circuit already हमें given है, तो हम इसी circuit पे draw करेंगे. So देखते हैं पहले क्या है circuit में. So हमें input voltage दिया है 100 volt. Then there is resistance series of 1000 ohm. यहाँ पे zener diode connected है. Zener diode but obvious reverse bias condition में connect होता है. दैट इज इन 50 वोल्ट्स एंड इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो है 2000 वोल्ट. क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट है एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो आई ले लेते हैं. आई इज द टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग. ये जो पॉइंट है ये जंक्शन है, तो जंक्शन पे करंट क्या होता है, स्प्लिट होता है. तो सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू जीनर, जिसको हम लोग आई जेड बोलते हैं, और कुछ करंट फ्लो होगा थ्रू आर, तो उसको हम लोग I1 ले लेते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ एट दिस जंक्शन, सो अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, we have total current coming towards the junction is equal to total current going away from the junction. तो IZ plus I1, क्वेश्चन नंबर 1. तो हमें क्या बोले, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IZ. तो पहले हम I1 निकालेंगे, I निकालेंगे तो IZ अपने आप मिल जाएगा. नाउ टोटल करंट इन दिस सर्किट इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जो इनपुट है माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जीनर अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो हमारा पहला सर्किट है. तो यहाँ पे I विल बी इक्वल टू V1 इज 100 वोल्ट माइनस VZ इज 50 वोल्ट अपॉन RS इज 1000, आएगा 50 अपॉन 1000. तो 50 इंटू 10⁻³ इसको हम लोग लिख सकते हैं as 50 मिली एम्पियर. So this is the total current coming inside. Now इस पॉइंट से करंट जो है, सब इसको पॉइंट O ले लेता है. तो ये पॉइंट O से करंट स्प्लिट हो रहा है, तो IZ के थ्रू जा रहा है और I1 जो 50 एम्पियर मिली एम्पियर वो स्प्लिट हो जाएगा. ना अक्रॉस R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी 50 वोल्ट ही होगा, बिकॉज जीनर एंड आर पैरेलल है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट होगा. सो अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो I1 विल बी V अपॉन R. तो V यहाँ पे जो है वो है 50 वोल्ट और R जो है वो है 2000. सो ये हो जाएगा 2 1000 जा 225. अगेन ये आएगा 25 मिली एम्पियर. 10 ऊपर 1000 ऊपर गया है तो 10⁻³ हो जाएगा. तो मुझे I1 मिल गया, मुझे I मिल गया. सब्स्टिट्यूट I एंड I1 इन 1. सो I का वैल्यू हमारे पास कितना है, 50 मिली एम्पियर इक्वल्स IZ प्लस 25. तो IZ का वैल्यू आएगा 25 मिली एम्पियर. सो दैट इज द टोटल करंट. सो IZ इज 25 मिली एम्पियर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए. सो करेक्ट ऑप्शन है ए. I hope students you understood this question. Okay students, so moving ahead with the next question. Question number 2, what is given? For the forward bias diode characteristics shown in the figure, the dynamic resistance ID equals 3 milliampere will be. So हमें 3 milliampere पे हमें dynamic resistance निकालना है. Now students, the dynamic resistance in a PN junction diode is delta V upon delta I.
but delta V is change in the potential difference and delta I is the change in the current. Now वैसे तो जब भी आप कर्व लोगे, पीएन जंक्शन में क्योंकि कर्व होता है, so at any point जो भी हमारा पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसे हम टेंजेंट टू द कर्व निकालते हैं, उस टेंजेंट का क्या निकालेंगे, स्लोप। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो कर्व है हमें इस पॉइंट पे निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट लेना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पे टेंजेंट के लिए हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और हम लोग यही दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और इसका स्लोप लेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये है एक्स एक्सिस पे 7 और 8 के बीच में, सो वी टेक इट एज 0.75 volt, and we have at y-axis 5 milliampere, तो 5 into 10 raised to minus 3 एम्पियर हो जाएगा। ये वोल्ट में है और ये एम्पियर में। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा तुम्हारा 6 और 7 के बीच में, तो 0.65 वोल्ट एंड 1 into 10 raised to minus 3 मिली एम्पियर। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया। सो माय डायनामिक, तो ये जो पॉइंट है हमें इस पॉइंट का डायनामिक रेजिस्टेंस मिलेगा। डायनामिक रेजिस्टेंस एट ID equals 3 मिली एम्पियर विल बी, सो ठीक है, सो डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I है। सो डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.75 minus 0.65 on delta I. So final is 5 minus 1, 10 raised to minus 3 कॉमन हो गया, तो न्यूमरेटर में आएगा 0.10 अपॉन 4, 10 raised to minus 3 ऊपर गया तो 10 raised to plus 3, so that will be 100 upon 4, that will be 25 ohms. That will be a dynamic resistance at 3 milliampere. So मेरा dynamic resistance का value है 25 ohms. I hope students you have understood this question. Moving ahead with the next question, students. Consider a situation in which reverse bias current of a particular PN junction increases when it is exposed to a light of wavelength which is less than or equal to 621 nanometer. So basically it is a photodiode, student, which depends on light. So whenever a radiation is falling on it, the wavelength should be less than or equal to 621. So basically 621 is my threshold wavelength. During this process, enhancement in carrier concentration takes place due to the generation of whole electron pairs. So when the electron absorb this radiation, they jump to the conduction band. So whole electron pairs are generated. The value of band gap is, so the value of band gap between valence band and conduction band we have to find out. That is a simple concept of your photoelectric effect. So whenever light falls on this PN junction, electron hole pairs are generated. So the electron absorbs this energy. So the energy of a photon, which is the incident light, is given by h nu, or it is hc by lambda. This is in joule. And if you want to convert it into electron volt, so it will be divided by charge. Now this should be, energy should be greater than or equal to, where lambda is less than or equal to, so energy will be greater than or equal to. We consider it as equal to only. So my energy of the incident radiation will be H is 6.63, 10 raised to power minus 34. C is 3 into 10 raised to 8 upon lambda is 621 nanometers, so 10 raised to power minus 9 into, we have 1.6 into 10 raised to power minus 19. Okay. So 6.63 into 3 will be 19.89 upon 621 into 1.6 is 993.6 into 9 numerator we have 10 raised to minus 26, denominator we have minus 28 plus 28, so it will be 10 raised to 2. So this will be 1989 upon 993.6
If you see the student, this division is approximate. If we multiply 993.6 by 2, so it will be, see, 900 is 1800 and 92 is 180. So it will be 1980 approximate. So something approximate 2 point. It's not the exact but approximate. In approximate we have 2 electron volt. So correct option will be A. I hope students you have understood. Okay students, moving ahead with the next question. Now what is given in here? So statement 1 is stating that by doping silicon material with pentavalent material, the electron density increases. Statement 2 states that the n-type semiconductor has a net negative charge. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Okay. Now, first of all, we need to know what is a pentavalent impurity. So, pentavalent impurity means those electrons which have those atoms which have 5 electrons in the outermost shell. So, in case of silicon, okay, when we add a pentavalent impurity, the 4 bonds of the 4 electrons from the pentavalent impurity, they form bonds with the silicon atom. So when we add pentavalent impurity, there is an excess number of electrons in the n-type. That's why it is called n-type, and hence the number of electron increases. So excess there is electrons, so the electron density will increase. Electron density increases. So when we adding pentavalent impurity, there is excess electron, so electron density will increase. So statement 1 is true. Statement 2, the n-type semiconductor has a net negative charge. This statement is false because both, if we take p-type and n-type, they are net charge on them is 0. In n-type excess electron is there, minority holes are there. In p-type excess holes are there and minority electrons, but any of the cases the net charge of them is 0, because even if there is excess electron, the specific atom from which it is getting the electron, it is because they are loosely bound, that's why it is having an excess electron in n-type. But at the end, the net charge, when you add all the net charge with all the atoms, then that becomes 0. So statement 1 is true. So statement 1 is true, but statement 2 is false. So statement 1 is true, but statement 2 is false. Correct option is A. I hope students you have understood this question. Okay, moving ahead with the next question, students. Over here, what is given? See, for extrinsic semiconductors, when doping level is increased, options are given. Fermi level of p-type semiconductor will go up and Fermi level of n-type will go down. B is opposite, Fermi level will go, p-type will go down and n-type will go upwards. In C, Fermi level of p and n-type will not be affected. D, Fermi level of both p and n-type will go upward for T greater than temperature of Fermi level and temperature less than, downward for temperature less than Fermi level. Okay. Fermi level, what is Fermi level? That we need to know. So Fermi level is the highest energy level, that an electron occupy at 0 degree Kelvin. So if this is my conduction band and this is my valence band,
Mostly in case of semiconductor, the Fermi level is exactly at the center. Now when the number of electrons are increased, the Fermi level move towards the conduction band. So when when electron increases, the Fermi level move towards conduction band, and when electron decreases, Fermi level move downwards, that is towards valence band. So when electron increases, so that is n type, and when electron decreases, that is p type. So for p type it is moving downwards, n type it is moving upwards. So your Fermi level for p type will go downwards and for n type will go upwards. So my correct option is option number B. I hope students you have understood this question. Okay students, so moving ahead with the next question, we have a 5-volt battery is connected across the points X and Y. Assume D1 and D2 to be normal silicon diodes. Find the current supplied by the battery if the positive terminal of the battery is connected to 0.5. So here X is positive terminal, Y is negative terminal, and we have applied a 5-volt battery. So since the battery is connected in such a way, so X is positive. So if you'll see, go through the diagram, we'll see this is the flow of current, okay, from positive to negative, that is from X to Y. So D2 is in the reverse bias condition, whereas D1 will be in the forward bias. So basically D2 will be acting as a switched off circuit. So D2 is switch off, or we can say that the current through 5 ohms will be 0. So whatever the current is flowing, it is flowing through D1. Okay. So the total current is flowing through D1. So we'll now apply Kirchhoff's law. Applying Kirchhoff's law. So we have potential drop across. So we have battery 5-volt. Now D1 across potential difference, that is potential difference across D1 minus V D1 minus the current through this again, that will be 10I, that will be equal to 0. So 5 minus potential drop across D1 will be 0.7 because forward biasing silicon is 0.7, that will be equal to 10I. So this is 4.3 equals 10I. So I will be equal to 4.3 upon 10. So that will be 0.43 ampere. So my total current that is flowing through the circuit through D1 will be 0.43 ampere approximately. So your correct option is D. I hope students you have understood this question. Okay students, in this question we have, in connection with the circuit drawn below, the value of current flowing through the 2K ohms resistor is. So we have to find the value of current through the 2K ohm resistor. Okay. Now in case of Zener, okay, in case of Zener we have the breakdown voltage is 5 volt. Okay.
So in Zener breakdown we have current equals voltage upon resistance. So voltage is 5 volt and resistance parallel to Zener. So resistance is 2 kilo ohm, so 2 into 10 raised to minus 3, sorry, plus 3 ohm, plus 3 ohms. So that will be, current will be 2.5 10 raised to minus 3 or 2.5 milliampere, or we can also write it as 25 into 10 raised to power minus 4 ampere. So if we compare the value which is given, so my value is 25 into 10 raised to minus 4 ampere. So if I am comparing with the blank, we are getting the blank value as, let the blank value be x, the x value is 25. So across 2 kilo ohm the resistance is, current is 25. The value of current is 25. I hope students you have understood this question. Okay students, so in the next question we have, when a diode is forward biased, it has a voltage drop of 0.5 volt. The safe limit of the current through the diode is 10 milliampere. Okay, if the battery of EMF 1.5 volt is used in the circuit, the value of the minimum resistance to be connected in series with the diode so that the current does not exceed its safe limit. Okay, so पहले circuit diagram draw कर लेते हैं so that we'll understand. So we have a diode which is forward biased, okay, and has a voltage drop of 0.5 volt. तो इसका voltage drop जो है वो 0.5 volt है. The safe limit of current through the diode is, the current through the diode is 10 milliampere. 10 into 10 raised to minus 3 ampere. If the battery of EMF, so plus minus EMF is 1.5 volt, the value of minimum resistance to be connected in series with the diode. So there is a resistance which is connected in series with the diode. आप एक key लगा देते हैं. Okay, so that the safety limit is not exceeded. So मेरा current है, flow हो रहा है. So अगर मैं applying Kirchhoff's law, applying Kirchhoff's voltage law, we have, so battery will be plus 1.5 over here. यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो माइनस 0.5 ना, यहाँ पे जो करंट है वो यही फ्लो हो रहा है. सो आई आर, बट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो नेगेटिव. सो माइनस आई इज 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू आर इक्वल्स 0. खत्म हो गया. सो ये तो हो गया 1 equals 10 into 10 raised to minus 3 r. So r will be equal to 1 upon 10 पावर 1 है तो ये हो गया 10 raised to minus 2. ऊपर गया तो 10 raised to plus 2 यानी 100 ohms. So we can apply a resistance of 100 ohm in series. So correct option हमारा जो है वो है C. Okay students, so moving ahead with the next question. Take the breakdown voltage of a Zener diode used in the given circuit as 6 volt. Okay, so 6 volt है उनका breakdown voltage. For the input voltage as shown in the figure, so we are applying 10 volts input voltage. The time variation of the output voltage is, so the variation, the voltage is changing with time. Now क्योंकि every half cycle में मेरा पोटेंशियल चेंज होगा. सो सपोज अगर इनिशियली ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं तो जो फर्स्ट वाला डायोड ज़ीनर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है और सेकंड वाला डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा. ओके, और अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, इसको पोलैरिटी चेंज कर देंगे,
next half cycle में. तो now upper one will be reverse bias and lower one will be forward bias. Means either one will be in the forward bias and one will be in the reverse bias at each kind of polarity. So when the input voltage changes, one zener will be forward biased and another zener will be reverse biased. अब हम लोग आउटपुट देखते हैं ना. वी ऑल नो दैट इन रिवर्स बायस कंडीशन zener voltage across zener is constant. So whenever the voltage will cross 6 volt, my output voltage will become constant at 6 volt. So if I plot a graph, so initially it is increasing until 6 volt it will increase, but as soon as it reaches 6 volt, my output becomes constant because one diode is reverse bias, so output हमेशा constant हो जाएगा. फिर आ जाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल पे, फिर से 6 वोल्ट तक होगा और 6 वोल्ट के बाद वापस कांस्टेंट हो जाएगा, अगेन डिक्रीज होगा. और 6 वोल्ट पे हमेशा कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि हमेशा 6 वोल्ट पे एक जीनर रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, और रिवर्स बायस कंडीशन में हमने पता है कि वोल्टेज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट. ओके, सो at zener breakdown output is always constant. तो 6 वोल्ट के बाद क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तो आउटपुट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. सो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो होगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हमारा ग्राफ विल बी सी. अब ए में क्या रिवर्स बायस में 10 वोल्ट तक जाएगा, पॉसिबल नहीं. बी में फॉरवर्ड बायस में भी 10 वोल्ट तक जाएगा, पॉसिबल नहीं है. और डी में दोनों तरफ 10 वोल्ट तक जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है. 6 वोल्ट के बाद हमारा वोल्टेज कॉन्स्टेंट दिखना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, विल मूव ahead with the next question. The current I in the network is. सो हमें इस सर्किट दिया है, यहाँ पे 2 डायोड्स लगे हैं और 5 रेजिस्टेंसेस लगे हैं. हमें करंट दिखाना है. नाउ चेक करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट. यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ से करंट स्प्लिट होगा यहाँ पे और यहाँ पे, राइट. और सेम यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, ये होगा. सपोज ये I1 हो गया और ये I2 है. दिस इज I1, दिस इज I2 ना. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दोनों डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है डायोड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा. तो फ्रॉम फिगर we can observe that both diodes are reverse biased. तो अभी हमारा सर्किट क्या बनेगा? जो करंट आएगा वो होगा, it will flow through 10 ohm के ब्रांच में करंट फ्लो होगा, then it will go up to 5 ohm के ब्रांच में भी करंट फ्लो होगा, will again go to 10 ohm के ब्रांच में, and then it will move. यहाँ पे बाहर एक 5 ohm लगा हुआ है, and then we have 9 volt. so ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट. सो अगर हम इसे स्ट्रेट करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो सीरीज में कनेक्ट होगा. तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये 5 ओम आ गया, then 10 ohm, then 5 ohm, and then 10. So this is 5, 10, 5, 10. So effective resistance will be
5 plus 5, 10 plus 10 plus 10. So this will be 30 ohms. So my total current is total potential difference upon total resistance. Total potential difference is 9, total resistance 30. So ये हो गया 3 3s are 3 10s are. So that will be 0.3 ampere. So correct option है D. I hope students you have understood this question. Okay students, we are moving ahead with the next question. The next question जो हमें दिया है वो क्या है? The reverse breakdown voltage of a Zener diode is 5.6 volt in a given circuit. Okay. So the breakdown voltage of Zener के across जो voltage है वो है 5.6 voltage. Okay. The current IZ through the Zener is, तो current through Zener diode हमें निकालना है. ठीक है. अगर हम सर्किट में देखेंगे तो 9 वोल्ट बैटरी लगी, तो ये मेरा करंट I1 हो गया. ये मेरा पॉइंट जंक्शन है, तो अगेन यहाँ से करंट स्प्लिट होगा IZ एंड I2. तो अगर मैं इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ अप्लाई करूंगा, किरचॉफ जंक्शन लॉ, तो I1 विल बी इक्वल टू IZ प्लस I2. तो यहाँ से IZ मुझे कितना आएगा, I1 माइनस I2, राइट. सो ये मुझे वैल्यू दिया है जो हमें आएगा ना. I1 और I2 हमें पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग IZ सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. ना अक्रॉस 800 ओम, अक्रॉस 800 ओम, तो देखिए जीनर डायोड और 800 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जीनर के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 800 होगा 5.6 volt only, as 800 ohm is parallel to Zener. Okay. So अगर यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो करंट I2 विल बी I is V by R. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 5.6 है अपॉन 800. तो 800 इसको मैं अगर 56 करूँ तो ये हो जाएगा 8000. तो 1000 ऊपर गया तो 10⁻³ 8 1 जा 8 7 जा 56. सो 7 इंटू 10⁻³ और 7 मिली एम्पियर. ये मुझे मिला I2. अब आ जाते हैं 200 अक्रॉस के, इधर रेजिस्टेंस 200 है. नाउ 200 ओम्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. सो अक्रॉस 200 ओम्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, हमने अप्लाई कितना किया है 9 वोल्ट, माइनस जीनर के अक्रॉस कितना है 5.6, तो कितना आएगा 3.4 वोल्ट. एंड सिमिलरली I1 क्या होगा V अपॉन R. V हमारा कितना अभी इस केस में 200 के अक्रॉस 3.4 और पोटेंशियल डिफरेंस 3.4 है, रेजिस्टेंस है 200. तो इस हिसाब से हमें I2 कितना आएगा, अगेन 34 अपॉन 2000. सो 1000 टू 17, तो हो जाएगा 17 10⁻³ और 17 मिली एम्पियर. सो मुझे I1 मिल गया. सो दिस इज I1 और हमें I2 भी मिल गया. सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में. सो देयरफॉर IZ विल बी 17 - 7, दैट इज 10 मिली एम्पियर. सो मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से है A, जो कि 10 मिली एम्पियर है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या दिया. एट 0.3 वोल्टेज एंड 0.7 वोल्टेज द डायोड्स जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बिकम कंडक्टर. तो ये हमें पता है कि जर्मेनियम फॉरवर्ड बाय 0.3 वोल्ट पे होता है एंड सिलिकॉन फॉरवर्ड बाय 0.7 वोल्ट पे. In the given figure, if the ends of the germanium is overturned, then the change in the potential will be V0 will be. Okay. So initially both diodes are फॉरवर्ड बायस, यानी जो कंडीशन ऑलरेडी हमें दिया है. तो उस केस में क्या होगा कि एज जर्मेनियम इज
फॉरवर्ड बायस एट 0.3 वोल्ट, तो जो मैक्सिमम करंट है वो जर्मेनियम के थ्रू पास हो जाएगा, 0.3 पे ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो देयरफॉर इनिशियल पोटेंशियल आउटपुट विल बी, तुम्हारा 12 इनपुट दिया है, -0.3 वहां पे यूटिलाइज हुआ, सो हमें आउटपुट मिलेगा 11.7 वोल्ट. अब सेकंड केस में आ जाते हैं. अब सेकंड केस में क्या है, जर्मेनियम रिवर्स बायस्ड है. नाउ सिंस जर्मेनियम इज रिवर्स बायस, it will not conduct, correct? So it will only act as a it will act as a reverse bias condition में वो इंसुलेटर की तरह एक्ट होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा. सेकंड कंडीशन में करंट जो फ्लो होगा वो सिर्फ सिलिकॉन के थ्रू फ्लो होगा, क्योंकि जर्मेनियम तो फॉरवर्ड बायस है. सो अब जो मेरा करंट फ्लो होगा वो सिलिकॉन के थ्रू पास होगा. सो देयरफॉर maximum current will pass through silicon. तो अब मेरा आउटपुट वोल्टेज जो होगा, इनपुट 12 दिया है, 0.7 निकल जाएगा तो 11.3 वोल्टेज. तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल आउटपुट, तो चेंज V नॉट कितना होगा, पहले कितना था 11.7, अभी कितना हुआ 11.3. मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमें, कितना आएगा 0.4 वोल्ट का हमें चेंज दिखेगा. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया देखें, द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स टू आइडियल डायोड्स ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम. ओके, दोनों डायोड्स का रेजिस्टेंस 50 ओम्स है. 50 ओम का रेजिस्टेंस है D1 का, एंड D2 का भी 50 ओम्स है. ओके, इफ द बैटरी वोल्टेज हमने कितना अप्लाई किया 6 वोल्ट, द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस इन एम्पियर इज, हमें करंट थ्रू 100 ओम चाहिए. ओके, तो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं जिस हिसाब से हमारा सर्किट डायग्राम है, तो करंट विल फ्लो थ्रू पॉजिटिव, ये जंक्शन है. बट D2 जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, D2 का पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्टेड है, इसका मतलब D2 इज इन रिवर्स बायस कंडीशन. क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन है तो इसके थ्रू करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगा. सो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, पूरा का पूरा D1 के थ्रू 150 एंड देन 100. इसका मतलब जो D2 है, D2 is not connected. So since D2 is reverse biased, so therefore D2 will act as open switch, और जिसकी वजह से 75 ohm is not connected. So therefore total resistance in circuit कितना आ गया, total resistance in circuit, effective resistance. देखो डायोड का 50 ओम्स है प्लस सीरीज में 150 है, अगर आप चेक करोगे तो ये 100 ओम भी सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 50 × 200, तो 300 ओम्स का जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया है. तो मेरा करंट, क्योंकि सीरीज में तो करंट सब में सेम होगा, तो करंट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 300. करेक्ट. सो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/650, 1/50, 1/50 यानी 0.02 एम्पियर. सो मेरा जो टोटल फाइनल करंट है वो है 0.02 एम्पियर, जो का करेक्ट ऑप्शन है बी. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग अहेड, इफ अ पीएन जंक्शन डायोड
A square input signal of 10 volt is applied as shown. Okay, but 10 volt में कैसा है? It is negative -5 to +5 volt. Okay, so देखते हैं हम लोग इसमें. तो ये हो गया हमारा सर्किट, ये हो गया डायोड, और ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस RL. सो RL के अक्रॉस हमें V0 मिलेगा. नाउ हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग का इनपुट में क्या आ रहा है? नेगेटिव साइकिल आ रहा है. ओके, सो ये हम लोग ने इनपुट ऐसे दिया है यहाँ पे, और यहाँ से कट हुआ है. ये -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट. नाउ इतना ध्यान में रखना है कि जब व्हेन हमारा इनपुट वोल्टेज लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वोल्टेज, देन माय डायोड जो कनेक्टेड है इस रिवर्स बायस है. तो हमें पता ही है, राइट, क्योंकि 0.7 वोल्ट के पहले तो वर्क ही नहीं करेगा, और नेगेटिव मतलब वो रिवर्स बायस कंडीशन है. सो देयरफॉर इट विल एक्ट एज स्विच TCH. It will act as switch off. That means over here it will act like this, switch off. Okay, लेकिन जब तो मेरा सर्किट कैसा एक्ट होगा? It will be like this. Okay, तो डायल will act like switch open. So ये हो गया मेरा RL, तो V आउटपुट हो गया 0. लेकिन जब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे, सेकेंड कंडीशन, when our input is greater than 0, then diode will act as switch on, switch on मतलब it will be acting like this connected circuit. तो जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा. तो V आउटपुट इज नॉट इक्वल टू 0. और कहाँ तक जाएगा? 5 वोल्ट तक. तो बेसिकली हमारा नेगेटिव साइकिल आना नहीं चाहिए. तो देखो, पॉजिटिव में 10 वोल्ट तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव ओनली टिल 5 वोल्ट ही है, तो 10 वोल्ट ही पॉसिबल नहीं है. नेगेटिव तो दोनों कैंसिल आउट हो गया कि नेगेटिव पे स्विच ऑन की तरह ऑफ की तरह वर्क करता है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा. तो बी और सी ऐसे ही कट ऑफ हो गए. 10 वोल्ट फॉरवर्ड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ 5 वोल्ट ही है. तो हमारा जो नेट बचा आंसर, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. फॉरवर्ड बायस में 5 वोल्ट तक जाएगा. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Okay students, so we move ahead with the next question. It is given as, in a full wave rectifier circuit operating from 50 Hz means frequency, the fundamental frequency in the ripple would be. Okay, so for solving this numerical, first what is given? We have given means frequency, that is 50 Hz, and we require fundamental frequency. Now we all know, since it is a full wave rectifier, so in full wave rectifier my output frequency or fundamental frequency will be twice that of input frequency. Why? Because in full wave rectifier we have the output from both negative and positive half cycle. So the negative half cycle is also converted to positive half cycle. So my fundamental frequency will become twice
of input frequency. Here input frequency is your frequency of means, so that is only your input frequency. So therefore fundamental frequency is twice of frequency means, so 2 into 50, so that will be 100 hertz students. सो ये याद रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है, बिकॉज नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिपल बिकम्स ट्वाइस. आई होप यू अंडरस्टूड. Okay students, we'll start with the next question. In this question we have given for a transistor alpha and beta are given as alpha equals IC upon IE and beta equals IC upon IB. Then the correct relation between alpha and beta will be, okay. So what is alpha and beta? Alpha and beta are basically current gains. So alpha is current gain in common base amplifier, and beta is current gain in common emitter amplifier. Okay, so already alpha and beta values are given. Okay, so we all know, but in the transistor the current through the emitter is equal to the sum of collector current plus base current. So out of the 100% emitter current, the maximum current goes through collector and only 5% of the current goes through the base. Now if I divide throughout by IC, so I will get IE upon IC equals IC upon IC plus IB upon IC. I can write this, if I take IE in the denominator, I will get IC upon IE equals 1 plus 1 upon IC upon IB. Now IC upon IE we already have alpha and IC upon IB we have beta. So we get 1 upon alpha equals 1 plus 1 upon beta. So 1 upon beta equals 1 upon alpha minus 1. So 1 upon beta equals 1 minus alpha upon alpha. So from here we'll get beta as alpha upon 1 minus alpha. So the relation between beta and alpha is alpha upon 1 minus alpha. So the correct option is B. So I hope students you have understood the question. Okay students, in the next question, the correlation between alpha, the ratio of collector current to the emitter current, and beta, the ratio of collector current to the base current transistor is. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में सेम हमने सॉल्व किया है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, एक्चुअली सिमिलर ही सेम ही क्वेश्चन है. सो अल्फा क्या है, कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट, एंड बीटा है कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट. सो इसमें एक चीज़ है कि जो ऑप्शन हमने पहले निकाला था उस केस में क्या था कि जो बीटा है दैट इज अल्फा माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है. बीटा के टर्म्स में हम अल्फा के टर्म्स में निकालते हैं, तो सेम हम लोग वापस मेथड तो वही है, तो आई ई इक्वल्स आई सी प्लस आई बी, सबको आई सी से डिवाइड कर देंगे, तो आई ई अपॉन आई सी अपॉन आई सी प्लस आई बी अपॉन आई सी, तो आएगा 1 अपॉन आई सी अपॉन आई ई इक्वल्स 1 प्लस 1 अपॉन आई सी अपॉन आई बी. So जाएगा 1 by alpha equals 1 plus 1 by beta. So जाएगा 1 by alpha equals beta plus 1 upon beta. तो अल्फा के टर्म्स में तुम्हारा आएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा ले लो या बीटा प्लस 1, एक ही बात है. सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे यहाँ से निकलेगा वो है डी. जैसे कि मैंने बोला सर सेम ही था क्वेश्चन होने से, बस हमने जो यहाँ पे 1 यहाँ पे लेके गए तो यहीं पे रख के हमने सॉल्व कर दिया. So I hope you have understood students. Okay students, moving ahead with the next question. Now हमें यहाँ पे क्या दिया, देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है बिल्ड यूजिंग एन NPN ट्रांजिस्टर. तो ये NPN ट्रांजिस्टर है. इन द फिगर इट्स DC करंट गेन इज
क्योंकि कॉमन एमिटर है, तो डीसी गेन होगा यानी बीटा। सो बीटा डीसी गेन जो है, बीटा इज व्हाट, आई सी अपॉन आई बी। इसका वैल्यू हमें दिया है 250। आरसी का वैल्यू यहाँ पे जो है, रेजिस्टेंस सीरीज में जो कलेक्टर के लगा है वो 1 किलो ओम यानी 1000 ओम दिया है। एंड वीसीसी जो है that is 10 volt. What is the minimum base current for VCE to reach saturation? तो बेस करंट हमें निकालना है, यानी हमें IB का वैल्यू निकालना है। तो IB का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम IC का वैल्यू निकालना है तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा, तो IC। सो नाउ saturation for saturation state सैचुरेशन स्टेट रीच करना है तो उसके लिए हमारा जो VCE है, कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर एमिटर, वो होना चाहिए कितना, वो होना चाहिए 0। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो VCC प्लस और IRC सेम डायरेक्शन में है तो ICRC माइनस इक्वल 0, राइट। तो VCC कितना आएगा, IC अपॉन RC। सो IC तुम्हें कितना आएगा, VCC अपॉन RC। VCC का वैल्यू हमें दिया है दैट इज 10 वोल्ट, RC 1000, तो क्या 10 रेज टू 1 0 कैंसिल -2 एम्पियर। IC मिल गया, तो IC हम लोग बीटा के फॉर्मूला में डाल सकते हैं, तो बीटा इक्वल्स IC अपॉन IB। तो IB हमें कितना आएगा, IC अपॉन बीटा। IC का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है जो हमने निकाला है, सॉरी 10⁻², और बीटा हमें कितना है 250। सो अगर मैं न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 250, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻5 हो गया, राइट। 1000 ऊपर और नीचे भी तो आएगा तो -5 हो गया, 25 1 जा 25 4 जा, से हो जाएगा 4 10⁻5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 10⁻6। सो 40 माइक्रो एम्पियर। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। I hope you have understood, students. Okay, students, moving ahead with the next question. तो क्या क्या दिया है मैं देखते हैं। An NPN transistor is used in common emitter configuration with as an amplifier with 1 kilo ohm load resistance. तो load resistance हमें दिया है 1 kilo ohm यानी 1000 ohms is applied across the base emitter. This produces a 3 milliampere change in the collector current. तो change in collector current is 3 milliampere और 3 into 10⁻³ ampere and 15 microampere change in the base current. तो change in base current is 15 microampere or 15 10⁻6 ampere. The input resistance and voltage gain are, तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना है एंड वोल्टेज गेन, इसका वोल्टेज गेन को हम लोग एवी से डिनोट करते हैं, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ओके, सो इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए तो इनपुट हम लोग बेस और एमिटर के बीच में देते हैं, तो इनपुट वोल्टेज इज आई इंटू आर। तो इनपुट रेजिस्टेंस इज बेस रेजिस्टेंस इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इनपुट इज इनपुट वोल्टेज अपॉन बेस करंट। सो हमें इनपुट वोल्टेज दिया है, इनपुट वोल्टेज हमें दिया है 10 मिली वोल्ट, सॉरी वो लिखा ही नहीं हमने, इनपुट वोल्टेज इज 10 मिली वोल्ट और 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट अपॉन
इनपुट रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस यानी कितना है 15 10⁻³ तो -3 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, इसको ऐसे ही रखते हैं। बाय द वे इस पर पॉइंट में दिया है तो 2/3 कितना होता है, इट इज 0.67 ओम्स। ओके 0.67 ओम्स। ओ सॉरी, यहाँ पे कलेक्टर करंट हमारा बेस करंट सॉरी माइक्रो एम्पियर में तो -6 है, सॉरी तो ये ऊपर 3, यहाँ पे एक -3 बचेगा, 10⁻³ रखते हैं। इसको हम लोग 0.67 -3 ऊपर गया तो +3, सो 10⁻³ तो ये किलो ओम्स में हो जाएगा। तो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज तो दिया है, आउटपुट वोल्टेज हम लोग कहाँ मेजर करते हैं, लोड रेजिस्टेंस, एंड आउटपुट करंट तो क्या हमारा कलेक्टर करंट। सो लोड रेजिस्टेंस हमें दिया है कितना है 1000, IC का वैल्यू हमें दिया है 3 × 10⁻³ अपॉन इनपुट हमें कितना दिया है, इनपुट वोल्टेज हमें दिया है 10 × 10⁻³ 10 10⁻³ कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, 3 × 100 is 300। सो वोल्टेज गेन हमें दिया 300, इनपुट रेजिस्टेंस दिया है 0.67 किलो ओम्स। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया, देखिए an NPN transistor operates as a common emitter amplifier with a power gain of 60 decibel. So power gain यानी आउटपुट पावर और इनपुट पावर, बट ये 60 डेसिबल्स में है। अभी इसको डेसिबल्स को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और हमें क्या दिया, इनपुट सर्किट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड आउटपुट लोड RL इज 110 किलो ओम्स, तो 10,000, तो 10⁻⁴ ओम्स हो सकता है। कॉमन एमीटर ये निकालने ने बीटा, ठीक है। सो हमें पहले तो देखिए पावर गेन इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, बट हमें डेसिबल्स में दिया है, तो डेसिबल्स में हम उसको लिखते हैं 10 log to the base 10, दिस इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो ये पावर गेन तो हमें 60 दिया है, 60 10 log to the base 10 आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो एक 0 0 कैंसिल, लॉग यहाँ जाएगा तो 10⁻⁶ आ जाएगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, बट आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर तो पावर गेन है, तो पावर गेन हमें 10⁻⁶ आएगा। तो 60 था डेसिबल्स में, सो हमने डेसिबल से कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो गया 10⁻⁶। नाउ अगेन पावर गेन, जैसे कि मैंने बोला आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर है, बट पावर का फॉर्मूला क्या है, I²R। आउटपुट यानी आउटपुट हमारा क्या है, लोड, और आउटपुट करंट तो IC होता है अपॉन इनपुट करंट तो IB होता है, IB², और रेजिस्टेंस इनपुट। बट IC अपॉन IB जो वैल्यू है वो क्या है, वो बीटा है ना, दैट इज करंट गेन, तो बीटा² हो जाएगा RL अपॉन R इनपुट। तो हमें बीटा निकालना है, तो बीटा² इक्वल्स पावर गेन R इनपुट अपॉन R लोड रेजिस्टेंस। तो करंट पावर गेन का फॉर्मूला तो 10⁻⁶ है, R इनपुट हमें दिया है 100 × 10² और आउटपुट है 10⁻⁴, तो हो जाएगा 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये क्या 10⁻⁴, ये बीटा² है, तो बीटा रूट में आएगा तो 10² हो जाएगा, तो आंसर इज 10²। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। Okay students, so in the next question what you have given, in the given figure, given that VBB supply carry from 0 to 5 volt
So VCC is given 5 volt. So VCC is 5 volt. बीटा DC यानी करंट गेन हमें 200 दे दिया है. RB यानी इनपुट रेजिस्टेंस 100 किलो ओम है, तो 100 यानी 10⁵ ओम हो जाएगा. एंड RC तो हमें दिया है 1 किलो ओम यानी 10⁵ ओम हो गया है. VBE बेस एमिटर वोल्टेज हमें दिया है 1 वोल्ट. तो यहाँ पे बेस एमिटर वोल्टेज बेस एमिटर इज 1 वोल्ट. ओके. द मिनिमम बेस करंट, तो IB का वैल्यू हमें चाहिए. IB तो हमें चाहिए बेस करंट एंड द इनपुट वोल्टेज. ओके. नाउ अगेन एट सैचुरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं. तो जब सैचुरेशन होता है तो एट सैचुरेशन हमारा जो VCE है वो कितना हो जाता है? 0. सो हम लोग जब आउटपुट सर्किट की बात कर रहे हैं, आउटपुट सर्किट, तो आउटपुट सर्किट की हम लोग बात करें, इनपुट हमें नहीं ध्यान देना है. आउटपुट सर्किट में हमें सी ई और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. तो आउटपुट सर्किट में सॉरी ये आउटपुट सर्किट हो गया हमारा. सो आउटपुट सर्किट में हमारे पास क्या है? तो V वोल्टेज अक्रॉस सी इज VCC माइनस IC इंटू RB, IC इंटू RC. सॉरी, तो VCE तो 0 होता है सैचुरेशन में, तो VCC माइनस IC इंटू RC. तो IC RC इक्वल्स VCC. सो IC आएगा VCC माइनस RC. तो VCC हमें कितना बोला है? 5 एंड RC 1 किलो ओम यानी 10⁵. सो हो जाएगा 5 10⁻³ यानी 5 मिली एम्पियर. IC का वैल्यू आ गया. तो बीटा क्या है? IC अपॉन IB. यहाँ से IB हमें क्या मिलेगा? IC इंटू बीटा. तो IC का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ है और बीटा हमें दिया है 200. तो ये जाएगा 2.5 और 100 वापस ऊपर गया तो 10⁻⁵ और 25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर और 26 माइक्रो एम्पियर. ये हो गया हमें IB. तो 25. ओके. अब हमें इनपुट सर्किट की बात करेंगे. तो जब हम लोग इनपुट सर्किट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बेस एमिटर. सो वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर इज इक्वल टू VCC VBB माइनस IB RB. यहाँ पे VBB चाहिए हमें, दैट इज VCE प्लस IB इंटू RB. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास VBB कितना आएगा? दैट इज VCE प्लस IB RB. तो VCE प्लस IB इंटू RB. सो VCE हमें कितना आया? VBE इनपुट की बात कर रहे हैं. सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया स्टूडेंट. तो इनपुट है तो ये VBE है. सॉरी. सो ये भी हो जाएगा VBE. VBE हमारा 1 है प्लस IB हमें कितना आया? 25 इंटू 10⁻⁻6. RB हमारे पास कितना है? RB हमने निकाला है, दैट इज 100 किलो ओम. 100 यानी 10⁵. 100 यानी 10⁵2 और किलो यानी 10⁵3. से हो जाएगा 1 प्लस 25 इंटू 10⁻⁻1. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2.5
so that is 3.5 volt. VB is 3.5 volt. So from here I will get the minimum base current. Base current is 25 microampere and input voltage हमें कितना आया 3.5 volt. So IB is 25 microampere and VBB is 3.5 volt. I hope students you have understood this question. Okay students, so we'll move ahead with the next question. In the following logic circuit, the sequence of the inputs A and B are 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. The output Y for this sequence will be. Okay. ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे देख लेते पहले सर्किट्स में कौन कौन से गेट्स दिए हैं. तो ये तो हो गया, पहला जो गेट हमें है वो है AND गेट. सो दिस इज A and D AND. ओके. और जो नीचे वाला गेट है वो है OR गेट. ओके. और गेट दोनों का आउटपुट कंबाइंड होके जिस गेट में जा रहा है वो है एंड और उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो वो हो जाएगा NAND गेट. और ये हो गया हमारा Y. अच्छा, इसी में से जो आउटपुट हम लोग A को दे रहे हैं उसी में से एक आउटपुट OR को जाएगा और B से आउटपुट भी OR को जा रहा है. तो ये हो गया हमारा A B, ये हो गया P Q एंड दिस इज Y. नाउ क्योंकि AND गेट है तो AND गेट के केस में क्या होगा, A डॉट भी हो जाएगा और के केस में A प्लस भी हो जाएगा. तो NAND के केस में Y की जगह पे Y क्या है, NAND है तो P डॉट Q बार. बट P क्या है हमारा, P इज A डॉट B डॉट Q क्या है A प्लस B डॉट और द होल बार. तो यहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से अगर हमारे पास Y इज A डॉट B बार तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A बार प्लस B बार. यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा सॉरी ये यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम तो ये डॉट हट जाएगा. सेपरेट लिखेंगे तो A डॉट B द होल बार जाएगा प्लस A प्लस B द होल बार. Okay, so this will become now this will be A dot B bar plus this is A bar plus B bar. A bar plus B bar. So this is your final answer of Y. अब यहाँ पे हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं. तो हमारे पास पहला क्या है, A है, फिर क्या है B है. ओके. उसके बाद हमारे पास हम लोग A का बार ले सकते हैं, फिर B बार ले सकते हैं, फिर A बार डॉट B बार ले सकते हैं और दिस इज A बार डॉट B बार कंबाइन में हो गया. तो इस समय क्या आएगा, P आएगा, Q आएगा और फाइनल Y आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे पास हमने पहले सीक्वेंस क्या दिया है, A B 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है. A बार हो जाएगा 1 1 0 0, B बार हो जाएगा 1 0 1 0. तो A डॉट B तो 1 इंटू 1 इज 1 0 0 0. नाउ P क्या हो जाएगा, अगर हम लोग चेक करेंगे P इज A डॉट B तो A डॉट B तो 0 इंटू 0 इज 0. Again 0 into 1 is 0, 1 into 0 is again 0, 1 into 1 is 1 and Q is क्योंकि OR गेट से आ रहा है तो 0 0 0 होगा बट 1 1 1. ओके. नाउ P and Q NAND गेट है तो NAND गेट में AND और उसका ऑपोजिट होता है राइट. तो 0 0 कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा
बट वो फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 1 कितना हो जाएगा 0, फिर 1 1 0 1 एंड अगेन 1 1 0 होके 1 1 1 होके फिर 0 हो जाएगा। और फाइनल आंसर है वो है सी। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 NOR gates are shown in the figure. The truth table of the figure is okay students. तो इसका भी ट्रूथ टेबल निकालना है। ना पहले डायग्राम में देख लेते, देखिए ए है क्योंकि नॉर गेट है, राइट। तो नॉर गेट क्या होता है, ए प्लस बी और होता है उसका नॉर हो जाता है। तो ये ए है ये बी है, तो इधर जो आएगा यहाँ पे वो होगा ए प्लस बी बार। यहाँ पे तुम्हें ए आ गया, यहाँ पे तुम्हें बी आ गया, तो ए और ए प्लस बी बार, तो ए प्लस बी बार हो जाएगा। और यहाँ से जो जाएगा वो होगा बी प्लस ए प्लस बी बार आएगा, करेक्ट। तो ए प्लस बी बार इधर आ गया, ए प्लस बी बार इधर आ गया। एंड देन जो फाइनल होगा y, वो भी नॉर गेट है, तो ए प्लस बी बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार, ओके। ओके सो इनसे पहले ये तो तुम्हारा ए प्लस बी बार था ही, राइट, ये भी नॉर है, तो ये दोनों का बार आएगा ऊपर, इसका भी बार का बार आएगा ऊपर। सो ये दोनों बार एंड बार है, बट ऐड होके इन पे वापस और एक बार आ जाएगा। तो दिस विल बी अ फाइनल y। तो हमें जो फाइनल y आ रहा है इक्वेशन से, दैट इज ए प्लस बी। पहला बार तो यहाँ पे आया, फिर दूसरा बार यहाँ पे आया सेकंड में, ये हो गया बी प्लस ए प्लस बी बार, इसका पहला बार हो गया, ये सेकंड हो गया, और तीसरा दोनों पे मिला के हो गया, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे डी मॉर्गन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड। तो यूजिंग डी मॉर्गन्स थियरम, तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी बार। अच्छा यहाँ पे अभी ऊपर डबल बार है, तो ये बार का बार कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार, अगेन बार का बार जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, प्लस आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, राइट। ओके सो इसके हिसाब से हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल पहला है हमारा ए, फिर बी, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, और फिर इसका बार ले लेंगे हमें, और एक चीज तो ए प्लस बी बार, फिर आएगा ए प्लस बी बार, और बी का आएगा बी प्लस ए प्लस बी बार, और इन दोनों को ऐड करेंगे वो होगा हमारा y। सो ये हो गया हमारा फाइनल टेबल। सो इसके बेसिस पे हम लोग भी टेबल ड्रॉ करेंगे। दिस इज 1 2, this is 3, now this is 4, a b, a plus b bar, a plus b bar, b plus b bar and y। अब ट्रूथ टेबल कैसे होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। a प्लस बी करेंगे तो 0 1 प्लस 0 1 1 1, बार करेंगे तो 1 0 0 0। सो a प्लस बी बार, तो 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 is again 1. Now b plus a plus b bar, so b plus a plus b bar again 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1,
0 1 plus 0 is again 0, 1 plus 0 is again 1, and y क्या है, and गेट बनेगा लास्ट में, राइट. तो इस केस में 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is again 1. So this is the final answer, students. 1001 in this case. I hope, students, you have understood this question. So this will be a final truth table. Okay, students, so moving ahead with the next question. In 25, what is given? Identify the logic operation carried out with the given circuit. तो यहाँ पे सर्किट में क्या है, पहला A है और वो कॉमन इनपुट जा रहा है टू NAND गेट है, राइट. एंड और नॉट लगा है. सिमिलरली B है, B भी कॉमन इनपुट जा रहा है फॉर अगेन NAND गेट और कंबाइंड होके जा रहा है एंड गेट को, एंड देन वी हैव Z. ठीक है, तो पहले देखेंगे ऑपरेशन, क्योंकि NAND है तो पहले तो A इंटू ए होगा, बट उसका ऑपोजिट हो जाएगा तो X विल बी A बार, राइट. और यहाँ पे Y विल बी B बार. जो भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट ऑपोजिट ही निकलेगा. और Z क्या है, क्योंकि एंड है तो Z इज इक्वल टू X डॉट Y, बट X क्या है तुम्हारा A बार डॉट B बार. सो फ्रॉम फिगर हमें क्या मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट Z इक्वल्स A बार डॉट B बार, दैट इज A प्लस B द होल बार. ये हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग डी मॉर्गन्स थियरम. तो हमें Z कितना मिला, A प्लस B बार, बट A प्लस B और गेट होता है उसका बार. सो द लॉजिक ऑपरेशन इज ऑफ नॉर गेट. इसका अगर हमें चाहिए तो ट्रूथ टेबल भी निकाल सकते हैं, A B फिर X Y एंड देन Z. तो A इज 0 0 0 1 1 0 1 1. सो अगर हम लोग X देखेंगे तो X इज A का ऑपोजिट एंड Y इज ऑपोजिट ऑफ B. सो अगर हम लोग X और Y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो X विल बी 1 1 0 0, Y will be 1 0 1 0, so Z will be 1 plus 1. So Z is acting as an AND gate, so 1 into 1 is 1 and rest is 0. So this is the operation of NOR gate. I hope you have understood, students. So your correct option is C. Okay, students, so moving ahead with the next question, we have the diagram in front of us. So we have A, which is connected to further an AND gate. So this is AND, which is further connected to NOT, and which is again further connected to AND. So this will be your Y. And from one output of A, it is going to an OR gate. Okay, we have B, which is going to OR gate, and one input of B is going to AND gate, and then the output of OR gate is going to AND gate as well. Now as you can see, this is AND gate, so here we will get output of AND gate will be A dot B, and here since it is not, A dot B bar. Here we'll have A plus B. So here we got A dot B bar, and here we got A plus B.
So the resultant y which we will get, that will be, since it is AND gate, so we have a dot b the whole bar dot, we have a plus b. Now using again De Morgan's theorem, we can write a dot b the whole bar as a bar plus b bar dot a plus b. Now if you open the bracket, a bar dot a is 0, a bar dot b is a bar dot b bar plus b bar dot a bar, and b bar dot b bar is again 0. Now this expression is of XOR gate. So output of y, so the output of given circuit is of XOR gate. So we have option number D. I hope students you have understood this question. Okay students, moving ahead, we have in the logic circuit as shown in the figure, if input A and B are 0 and 1 respectively, the output Y would be X. The value of X is okay. ओके स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, यहाँ इक्वेशन में ये डायग्राम में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे B. नाउ यहाँ पे देखिए B, जो भी वैल्यू आप डालोगे तो यहाँ पे B बार आएगा, अब B बार अगेन यहाँ पे B हो जाएगा, तो यहाँ पे you'll get A and B. So this will be A plus B, क्योंकि ये नॉर है तो बार हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे जो नॉट है तो यहाँ पे आएगा आपको B बार, यहाँ पे A नॉट है तो यहाँ पे आएगा आपको A बार. तो you'll get A बार डॉट B बार द होल बार. बट यहाँ पे हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा A बार डॉट B बार और एक बार ऊपर जो है सॉरी प्लस, डॉट की जगह प्लस आ जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज A प्लस B. सो फाइनल y की जगह एंड गेट है, तो दिस विल बी इक्वल टू A बार A plus B the bar dot A plus B, right? So this will be your final output y. So जो final output y यहाँ पे हमें मिला है वो है A plus B bar dot A plus B. यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं ना. A का वैल्यू कितना है 0 plus 1 the bar डॉट इधर आएगा 0 plus 1, so that will be equal to, now 0 plus 1 तो 1 ही है और 1 का बार से 1 का बार डॉट, ये तो 1 है, 1 का बार तो 0 हो जाएगा ऑपोजिट, डॉट 1 तो 1 into 0 is 0. So your value of x that is equal to 0. I hope students you have understood this question. Okay students, moving ahead with the next question. यहाँ पे मैं ड्रॉ करना पड़ेगा, तो पहले देखते हैं हम लोग के पास क्या है डायग्राम में. A is going to a NAND gate, इसमें नॉट लगा है इसलिए NAND, और NAND आगे जाके मिल रहा है आपके XOR गेट से, सॉरी OR गेट के ऊपर डॉट, तो नॉर हो जाएगा. ठीक है, अब नीचे हमारे पास और एक गेट है, दैट इज OR गेट, और एक इनपुट उसका आ रहा है A से, और यहाँ से हमने और एक इनपुट दे दिया है B, और B से एक इनपुट जो जा रहा है वो है ऊपर, और A का एक इनपुट आ रहा है सॉरी A का एक इनपुट आ रहा है OR गेट को. नाउ इससे बीच में और एक गेट यहाँ पे निकला है A, तो यहाँ से आउटपुट, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा, दैट इज AND गेट के इनपुट में. तो यहाँ पे और एक AND गेट लगा है, सो AND गेट का आउटपुट फाइनली जाके मिल रहा है Z में.
तो आप पहले गेट्स लिख लेते हैं। ये है हमारा NAND गेट NAND, ये है हमारा OR गेट, ये हमारा AND गेट, और ये हमारा NOR गेट। ओके, सो दिस इज योर A। सो A का वैल्यू यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे B है, B का वैल्यू यहाँ पे B आएगा, और ये होगा अगेन A। यहाँ पे आएगा आपको A NAND है तो A डॉट B बार, तो यहाँ पे आएगा A प्लस B। यहाँ पे आ जाएगा आपको A डॉट B बार डॉट A प्लस B, एंड यहाँ पे आपको आएगा A डॉट B बार। और इग्नोर है तो Z हमें फाइनली आ रहा है A डॉट B बार प्लस, यहाँ से आएगा A डॉट B बार sorry the whole bar dot A plus B, the whole bar। ओके, तो सपोज अगर हम लोग इसको ले लेते हैं एस, यहाँ पे सपोज ये वैल्यू को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एस y1, राइट, और इस वैल्यू को ले लेते हैं एस y2। तो ये तो हमें y1 आया, यहाँ पे y2 ये हो गया y3, राइट। सो z विल बी y1 प्लस y3 बार। तो ये है हमारा y1 और ये है हमारा y3। हमने इसको y1 y3 में इसलिए लिखा है ताकि ट्रूथ टेबल में हम लोग थोड़ा इजी कर सकें। तो ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो विल अंडरस्टैंड हियर इन दिस ट्रूथ टेबल। तो पहले तो हमारे पास क्या है, पहला ए भी लिख के लेते हैं। ओके, सो वी हैव ए बी, देन वी हैव y1, y1 जो हमें आया है यहाँ पे दैट इज ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, फिर लेंगे y2, y2 हमें क्या आया है ए प्लस बी बार, so a plus b bar, and then we have y3 that is, अच्छा y3 that is, अच्छा y3 को भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं as ये y1 डॉट y2, राइट। y3 can be written as y1 dot y2, and finally we get z as y1 प्लस y3 बार। ये इक्वेशन हमने बना लिए हैं, अब बस जस्ट टेबल ड्रॉ कर लेना है एंड वी आर डन विद द ट्रूथ टेबल। सो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो हम लोग ने इसीलिए y1 y2 के टर्म्स में ले लिया सो दैट इट विल बी नाउ बिकम इजी। तो पहले हम लोग 1, सो विल गेट, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रूथ टेबल में मिस्टेक है, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। जो टेबल है आंसर में बराबर आया हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअली जो टेबल में हमें दिया है वहाँ है 1 0 0 0 1 1 0 1, so it is 1 0, then we have 0 0, okay, then we have 1 1, and then we have 0 1। ओके, सो इसके वजह से चेंज हो जाता है। सो दिस विल बी 1 इंटू 0 इज 0 का 1, 0 इंटू 0 इज 0, फिर 1, 1 इंटू 1 इज 1,
इसका हो जाएगा 0, इन्वर्टर 0 का 0 फिर से 1। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा चेंज है। 1 to 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is again 0, 1 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1. Okay, so again AND gate, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is again 0, 1 into 1 is 1, and then y1 plus y3 path, 1 plus 1 is 0, 1, that will become 0. The correct है। 1 plus 0 again 1 का opposite 0, 0 0 0 का opposite 1, and 1 plus 1 1 का opposite फिर से 0. So final answer is 0 0 1 0. So इसमें से जो correct option है 0 0 1 0, that is A. So that will be a correct option, students. Okay students, moving ahead. So the Boolean relation at an output stage Y of the following circuit is. Okay students, so if you see the circuit very closely, so this is the PN junction diode, both are forward bias and 5 volt है, तो दोनों भी 0.7 के आगे they will give the output. तो यहाँ से भी आउटपुट, अगर हम लोग ये स्विच ऑन करेंगे, ये ऑफ करेंगे, ये ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, आइदर दोनों ऑन ऑफ साथ में भी हो सकता है। तो ये जो स्विच है, ये वाला पार्ट, दिस होल पार्ट, जो इनपुट वाला पार्ट है यहाँ पे, दिस होल इज नथिंग बट एन और गेट, और आउटपुट जो है वो एक एम्पलीफायर है, तो वो स्विच है, तो स्विच मतलब नॉट गेट, सीधे ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है। तो हमारा जो टोटल सर्किट है, द गिवन कॉम्बिनेशन इज अ नॉर गेट, क्योंकि ये दिस इज नॉर गेट, क्योंकि वो और प्लस नॉट है। तो हमारा जो आउटपुट y होगा, नॉर होगा, या तो a प्लस बी द होल बार। यहाँ पे a प्लस बी द होल बार नहीं है, बट अगर हम लोग डी मॉर्गन्स रूल अप्लाई करें, सो डी मॉर्गन्स थियरम अगर हम लोग अप्लाई करें, तो y हमारा हो जाएगा a बार डॉट b बार। तो a बार डॉट b बार यानी d, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है d। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये है नैंड गेट NA ND, ये भी नैंड गेट है NA, नैंड गेट को ND से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये ND है, ये भी ND है, ये हमारा और गेट है, और ये फिर से ND है। ये A है, B है, तो यहाँ पे जो हमारा Y1 आएगा वो होगा, डॉट है तो A डॉट B द बार। अब यहाँ पे A आया और यहाँ पे B आएगा, सो ये भी नॉन नैंड है, तो ये हो जाएगा A डॉट B बार द होल बार, और ये और है तो ये होगा A डॉट B द होल बार प्लस B। तो ये हो गया हमारा Y2, राइट, और ये भी हो गया हमारा Y, सॉरी ये हो गया हमारा Y3। सो फाइनल Y जो हमारा आएगा वो होगा, नैंड है तो फिर से Y2 डॉट Y3 बार। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, फाइनल सोल्यूशन में हमारा जो Y आएगा वो होगा Y2 डॉट Y3 द होल बार। तो हमें Y2 कितना आया, A डॉट B द होल बार डॉट Y3 हमारा कितना है, A बार डॉट B बार प्लस B, ये होल बार में होगा। सो ये हमारा फाइनल Y है, राइट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग Y2 और Y3 सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो हमें पास Y2 देखते हैं क्या मिला। Y2 हमें मिला A डॉट B बार द होल बार, तो ये हो जाएगा
डी मॉर्गन्स रूल से ए बार प्लस ए डॉट बी हो जाएगा, राइट। तो ये हमें मिला y2, ये बार का बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा y2। y3 जो हमें मिलेगा, y3 हमारे पास क्या है, ये हो गया b बार प्लस ना a डॉट b बार द होल बार है हमारे पास। तो पहले तो a डॉट b बार कैन बी रिटन एज a बार प्लस b बार, बट दोनों के ऊपर बार है तो वो, सॉरी स्टूडेंट्स, y3 हमारे पास कितना है, a बार डॉट b बार प्लस b, तो b प्लस a बार डॉट b बार को हम लोग लिख सकते हैं a बार प्लस b बार ना, b बार प्लस b तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस a बार, और 1 प्लस a बार 1 हो जाता है, सिंस x बार प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये रूल है। सो हमारे पास y2 मिला, हमारे पास y3 मिला, तो y विल बी y2 डॉट y3 बार है, तो y2 इज a बार प्लस a डॉट b इंटू 1 द होल बार। सो इसको अगर सेपरेट करेंगे तो ये a बार का बार a हो जाएगा, राइट, प्लस ये a डॉट b बार हो जाएगा, और 1 का बार तो 0 हो जाएगा। सो फाइनली आई एम गेटिंग a प्लस, और ये हो जाएगा a बार प्लस b बार, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी, तो डी मॉर्गन्स, हाँ डी मॉर्गन्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है तो ये डॉट हो जाएगा। तो ये ओपन करेंगे तो हमें बस फाइनली आएगा y इक्वल्स a डॉट a बार, हमारे पास y इक्वल्स a डॉट प्लस a डॉट b बार। सो a डॉट a बार तो 0 हो गया, तो विल हैव a प्लस b बार। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है a। I hope students you understood all the numericals based on this chapter. Thank you.